हो या जी जी महाराष्ट्र हो या कोई भी राज्य, भाषा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। वहां पर भैया जी जोशी ने जो बयान दिया है, वो घाटकोपर नाम का इलाका है। और जो घाटकोपर का जो इलाका है वो पूरा का पूरा गुजरातियों का इलाका है दरअसल। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय में देखिए, जब शिवसेना ने वहां पर काम शुरू किया था 60 के दशक में, तब वो महाराष्ट्रियन लोगों के अलावा, मराठी भाषियों के अलावा सबके खिलाफ हुआ करती थी। वहां पर मराठी का प्रेम जो है उसमें कुछ विसंगतियां भी हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि शिवसेना ने जब उसकी थोड़ी ताकत बढ़ी 95 के बाद, तो उन्होंने जो अपना सबसे पहला जो राज्यसभा में सांसद भेजा था, वो कोई महाराष्ट्रियन नहीं था, वो चंद्रिका केनिया नाम की एक गुजराती महिला ही थी। तो इस प्रकार से जो है उनको धीरे धीरे ये पता चल गया कि आपको सभी समाज को लेकर चलना पड़ेगा। शिवसेना ने तो धीरे धीरे, खासकर उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति ने, उन्होंने धीरे धीरे बाकी लोगों को भी अपने साथ शामिल किया। लेकिन अभी भैया जी जोशी ने जो वहां पर बात की है, उसका बहुत ही खराब रिएक्शन वहां पे गया है। और वहां पर तो यहाँ तक उनका जो बयान है, वो बयान ये था कि आप मुंबई में रहकर अगर मराठी भी नहीं सीखते, नहीं समझते, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गुजराती आनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये गुजराती भाषियों का या गुजराती जो लॉबी है, उसका ऐसा असर हो गया है कि भैया जी जोशी जैसा, वो खुद भी महाराष्ट्रियन है, मराठी भाषी है, वो खुद कह रहे हैं कि आपको गुजराती सीखनी वहां पर ज्यादा ज्यादा आवश्यक हो गई है। इसका तो निश्चित रूप से रिएक्शन होना ही था, और लोग उस समय बहुत ही इसको बहुत एक बुरे बुरे तरीके से लिया है। अब एक्सपोज कौन कौन हुआ है इसमें? इसमें संघ तो हो ही गया। दूसरी बात कि फडणवीस क्या कर रहे हैं? फडणवीस भी कभी मराठी भाषी लोगों के बारे में बड़ी बातें किया करते थे। अजित पवार का गुट क्या कर रहा है? और तीसरा एक और जो बहुत ही उपद्रवी गुट जो है, वो था राज ठाकरे का। राज ठाकरे जो भी मराठी भाषा के नाम पे, मराठी अस्मिता के नाम पे उत्तर भारतीय के लोगों को मारने पीटने में बहुत आगे हुआ करते थे। लेकिन इस समय राज ठाकरे हैं, वो भी चुप है। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों, चारों जो मराठी भाषी को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो भी एक्सपोज हुए हैं। तो हालांकि आज भैया जी जोशी ने ये कहा है, जो सामान्य रूप से गलत बयानी की बात ज्यादातर नेता कहते हैं कि मेरे बयान को ठीक से समझा नहीं गया और उसको जो है गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो वहां पे वायरल भी हो रहे हैं और लोगों को पता है कि भैया जी जोशी ने गुजरातियों की बढ़ती जो ताकत है, या जो स्वीकार कर चुका है संघ भी, भारतीय जनता पार्टी भी, उसी के प्रभाव के अंतर्गत उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन ये बात जरूर है कि भैया जोशी जो है उनको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी, संघ को भी दिक्कत आएगी। अब दूसरी तरफ देखिए, आपने बिहार के बारे में पूछा कि बिहार में मोहन भागवत क्या कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि मोहन भागवत कुंभ में न जाने वाले लोगों में से भी हैं। वो शायद कुंभ नहीं गए वो, लेकिन वो बिहार जरूर गए हैं। अब कह सकते हैं कि बिहार में भी गंगा जाती है, तो हो सकता है वहां पर जाके वॉचमैन करने, या जो एक अलग बात है। लेकिन अब ऐसा वहां पर हो गया है कि वहां पर नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी, वो परस्पर अविश्वास के बीच वो चुनाव में जा रही है। ये जो बात कह दी गई है कि जब तक वहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं बनेगी, तब तक समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो है पूरा नहीं हो सकता। तो इसके बाद तो नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि वो निकल पड़े पूरे राज्य में। उन्हें भी खतरा है। अब ये जो दोनों के बीच जो अविश्वास पैदा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ भी देख रहा है कि उसकी उपस्थिति वहां पर जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत वहां पर जो है अपना नेटवर्क जो है उसको शायद मजबूत करेंगे। आप पिछले कुछ चुनावों में देख रहे होंगे राजीव जी, कि जब चुनाव हो जाता है, मतलब जब चल रहा है, तब तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उसके बाद आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो दूसरे या तीसरे दिन एक मीम जो है, एक कार्टून या तस्वीर है, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती है कि एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए जा रहा है और उसके नीचे लिखा जाता है कि देशभक्त संघी जो है आते हैं रात को, अपना काम करके चले जाते हैं। मतलब चुनाव का काम करके वो चले जाते हैं। ये बड़ा लोकप्रिय मीम है उन लोगों का, जो अक्सर हरियाणा के बाद भी हमने देखा, वो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी देखा। तो जो साइकिल वाला जो संघी है, चुनाव में जो पूरा का पूरा फेरबदल कर देता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बिहार भी पहुंच गया है। तो ये सतर्क होना पड़ेगा वहां पर जो बाकी चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस है और जो तेजस्वी यादव है या जो माले के लोग हैं। ये बात जरूर है कि बहुत आसानी से बिहार के चुनाव को नहीं छोड़ा जाएगा। अब होता क्या है, ये नीतीश कुमार के लिए भी खतरा है और पूरा का पूरा वहां पर आगे क्या समीकरण है, ये सारे के सारे अनप्रिडिक्टेबल है।
क्योंकि उसका कारण ये है कि भारत का सबसे अनप्रिडिक्टेबल जो पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, वही वहां पर केंद्र में धुरी है। तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, 2-3 महीने और जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा और किस प्रकार का समीकरण बनता है और उसमें संघ की भूमिका क्या होगी। अब लेकिन ये बात संघ को भी पता चल गई है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है, तो उसे सपोर्ट देना है। अब तो संघ के लिए भी एक तरह से उनके अपने सरसंघ चालक महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, महत्वपूर्ण उनके लिए रह गए हैं मोदी जी और अमित शाह। उनको बनाए रखना संघ के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। तो मोहन भागवत मुझे ऐसा लगता है कि शायद काम पर लग जाएंगे। तीसरी बात, आपने जो हर्षिल में थे, वहां पर हर्षिल एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जगह है वहां पर, तो वहां पर मोदी जी गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए, उन्होंने इस बात का तो कोई उल्लेख नहीं किया कि वहीं से कुछ दूरी पर बद्रीनाथ और माना गांव के बीच बहुत बड़ा भूस्खलन कुछ दिन पहले हुआ था। इसमें 55 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए थे। उन मजदूरों के बारे में क्या हुआ, अभी भी शायद कुछ लोग, शायद पूरे के पूरे लोग नहीं मिले हैं, तो उसके बारे में भी उनको चिंता करनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था। और तीसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि मेरे को गंगा ने गोद लिया है, तो उस गंगा का हाल क्या है। अभी परसों एक योगी जी गए थे वहां पर, योगी आदित्यनाथ गंगा में गए थे, जो ये कहते थे कि वहां का पानी इतना शुद्ध हो गया कि आप आचमन भी कर सकते हैं। लेकिन वही योगी जी जो है मास्क लगाए हुए हैं, हाथों में ग्लोव पहने हुए हैं, और आसपास जो है वहां पे कचरा हमें दिखाई दे रहा है। तो माँ की स्थिति क्या है वो हम देख सकते हैं। आपने पीओके की बात की, मैं आपको याद दिला दूं कि एक संत हैं, अब पता नहीं संत वो सही है गलत है अच्छे हैं बुरे हैं उसमें मैं नहीं जा रहा, उन्होंने ये कहा था कि कुंभ का समापन होते होते पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा, मिट जाएगा। तो भाई ये तो पीओके को आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में तो अभी सब कुछ है, पाकिस्तान तो उसके ऊपर आपको हमला करना पड़ेगा, बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, तब कहीं पाकिस्तान को आप हस्तगत कर सकते हैं। लेकिन पीओ का तो मामला तो आपके हिसाब से ज्यादा आसान है। तो पीओ को सही कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि आपको रोका किसने है, आखिर आप कर सकते थे। एक समय था, कुछ समय पहले बलूचिस्तान को भी लाना चाहते थे अपने अंडर में, वो गिलगिस्तान की भी बात किया करते थे। तो बातें चलने दीजिए, बातों का क्या है, बातें चलते रहती है, एक से एक बातें हो रही है। लेकिन लोग इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो खोए हुए हैं कि हर्षिल में पर्यटन की छुट्टी पे जा रहे हैं, जो 18-18 घंटे काम के अंतर्गत ये भी सब आता है। वनतारा में भी जा रहे हैं, शेरों के साथ खेल रहे हैं। अब उसमें कोई कह भी रहा था कि भाई किसी का शौक है तो वो चले गए हैं वहां पे शेरों को देखने के लिए। तो एक नागरिक के नाते हमारी भी चिंता है भाई कि शेर भी अपना शौक कहीं पूरा ना कर ले। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप सुरक्षित रहे मोदी जी, और इतने नजदीक भी न जाए। वो दीवार कब टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम सबकी चिंता है। वो कांच की दीवार, कांच की दीवार, जी जी जी, कांच की दीवार थी वहां पर। ये देखिए, हाँ, आपका शौक हो सकता है शेरों के साथ खेलना, लेकिन शेर कहीं अपना शौक पूरा करने को उतर आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये ठीक बात नहीं है, उन्हें अपने पूरी तरीके से सुरक्षित होकर ही जो कुछ करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतिम बात जो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में देखिए इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, अब बिहार में जो एक महिला का जो शव मिला जिसका हेमंत जी ने अभी जिक्र किया, वो वाकई बहुत ही दर्दनाक हत्या है। और इसके ठीक पहले 3 या 4 दिन पहले वहां पे एक बुजुर्ग महिला को डायन बताकर मार डाला गया। इतनी घटनाएं हो रही वहां पे महिलाओं को लेके, इन सब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। जो बुनियादी हमारे मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब कोलोसियम, रोम के अंदर एक कोलोसियम था, वहां पर लोग भूख गरीबी इसकी ओर ध्यान न दे, इसलिए वहां पे दासों की जो गुलाम हुआ करते थे उनके तलवार का युद्ध कराया करते थे राजा, शेरों के सामने गुलामों को फेंक दिया करते थे। लोगों का मनोरंजन हो रहा है भरपूर। तो ये कोलोसियम है, भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा कोलोसियम बना दिया गया है, जिसमें लोग, जिसको हम एम्पी थिएटर भी बोलते हैं, कि लोग शेरों को देखें, शेरों के साथ लोगों को देखें, नेताओं को देखें। लेकिन हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं कि कहाँ है, रोजगार के बारे में क्या हो रहा है, किसानों के बारे में क्या हो रहा है, छात्रों के बारे में क्या हो रहा है, युवाओं के बारे में क्या है, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो इससे ज्यादा सुखी और इससे ज्यादा किस्मत वाला प्रधानमंत्री और किसी दुनिया का है क्या, मुझे तो इसमें शंका ही है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कहीं शेर अपना शौक पूरा कर दे तो न कर